बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सोशल रिसर्च मेथड्स सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, जिसमें हम बात कर रहे थे सामाजिक अनुसंधान के चरणों की, सोपानों की। और अभी तक हम बात कर चुके हैं सामाजिक अनुसंधान के 9 चरणों की हम बात कर चुके हैं। हमने चर्चा की है कि कोई भी अनुसंधान करता जिसको किसी विषय अथवा समस्या पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है, परिणाम तक पहुंचना है, तो उसको अनुसंधान कार्य के लिए कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रविधि, कौन सा जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो अपनाना होता है, उसकी चर्चा हमने प्रारंभ करी थी। हमने बात करी थी कि किसी भी अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले किसी एक विषय का निर्धारण या निर्वाचन करना होता है, जिस पर कि उसको आगे अध्ययन करना है, अनुसंधान करना है। तत्पश्चात उसको उस विषय से संदर्भित अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण करना है, जिस अनुसंधान क्षेत्र से वह सूचनाओं की प्राप्ति करेगा और आगे अध्ययन करके निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अनुसंधान क्षेत्र के निर्धारण के बाद में अनुसंधानकर्ता को उस अनुसंधित विषय से संदर्भित जो साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य का पुनरावलोकन करना होगा अपनी समझ को विकसित करने के लिए, विषय से संदर्भित समझ को विकसित करने के लिए। तत्पश्चात जो चौथा चरण है वह जो जिसमें उसने दूसरे चरण में अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण किया था, उस अनुसंधान क्षेत्र में जाकर वह क्षेत्रीय सर्वेक्षण करेगा, जो एरिया सर्वे करेगा, फील्ड सर्वे करेगा। फील्ड सर्वे में उसको अनुसंधान से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होंगी। भविष्य में अनुसंधान करते समय जो इस प्रकार की कोई कठिनाइयां आने वाली हैं, उन कठिनाइयों का भी पहले से आभास हो जाता है, जिससे कि अनुसंधान कार्य को करते समय वह उनका ध्यान रख सके, उनका परिहार कर सके, उनका निराकरण कर सके। तो ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण का चौथा चरण, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। फिर 5वें चरण की हमने बात करी थी कि जो अनुसंधान विषय हमने लिया है, उस विषय में जो इकाइयां और पद सम्मिलित हैं, उन इकाइयों को स्पष्ट और परिभाषित करना एक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है, जिससे कि अनुसंधान विषय इधर उधर भटके नहीं और अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में और अनुसंधित समूह के लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाए। छठी चरण की हमने बात करी थी प्राकल्पनाओं के निर्माण की, कि एक अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के लिए विषय का निर्वाचन किया, उसके बाद में जिस क्षेत्र में अध्ययन करना उस अनुसंधान क्षेत्र का निर्धारण किया, उसके बाद में विषय से संदर्भित जो भी साहित्य उपलब्ध है उसका पुनरावलोकन किया, फिर क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया, इकाइयों को निर्धारित और परिभाषित किया। यहाँ तक उसके मस्तिष्क में अनुसंधान के संदर्भ में जो फ्रेमवर्क है, जो पैराडाइम है, वो स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब वह अनुसंधान के विषय के संदर्भ में एक मोटा अनुमान या निष्कर्ष अनुमानित निष्कर्ष को लगाने में सक्षम हो जाता है। और ये अनुमानित निष्कर्ष को हम यहाँ प्राकल्पना, उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस या प्राकल्पना किसी भी विषय जिस पर कि अनुसंधान किया जाना है, उसके संदर्भ में अनुमानित कार्य कारण संबंध, ऐसे अनुमानित कार्य कारण संबंध जो कि परीक्षित होने शेष हैं, के बारे में बात करता है। तो हम अनुसंधान के द्वारा किस निष्कर्ष तक पहुंचने वाले हैं, इस तरह का अनुमान उसे जो प्रारंभिक ये जो स्टेप्स हैं इसके आधार पर हो जाता है। उसके आधार पर वह प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है। अनुसंधान में अपने अध्ययन के माध्यम से प्राकल्पनाएं या तो सत्य सिद्ध होती हैं या असत्य सिद्ध होती हैं, अथवा उनमें किसी तरह का कोई संशोधन प्रस्तावित हो सकता है। तो अनुसंधान को एक निर्धारित दिशा देने में प्राकल्पना अपरिहार्य होती है, इसलिए प्राकल्पनाओं का निर्माण छठा स्तर था। 7वें स्तर पर हमने बात करी थी कि जिस अनुसंधान क्षेत्र का हमने निर्धारण किया है, उस अनुसंधान क्षेत्र में से किन इकाइयों से सूचनाओं को प्राप्त किया जाएगा। हमारे सूचना प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से होंगे, तो सूचनाओं के स्रोत का निर्धारण 7वां चरण था। फिर कौन सी पद्धति को, संगणना अनुसंधान पद्धति को काम में लेंगे या प्रतिदर्श अनुसंधान पद्धति को काम में लेंगे, जिसके माध्यम से हमें सूचनाओं का संकलन करना है, उस अनुसंधान की पद्धति का निर्धारण किया जाना है। 9वां जिसकी हमने चर्चा की थी पिछला, वो 9वां चरण था अनुसंधान हेतु अध्ययन उपकरणों का
अध्ययन उपकरणों व प्रविधियों का निर्माण। अनुसंधान की पद्धति हमने तय कर ली, या तो संगणना होगी या फिर प्रतिदर्श अनुसंधान पद्धति होगी, वो विषय की प्रकृति के हिसाब से। अब जिस पद्धति को हमने चयनित किया है और जो अनुसंधान हेतु हमें सूचनाएं प्रदान करने वाली इकाइयां हैं, उन इकाइयों की प्रकृति क्या है, उसके आधार पे हम टूल्स और टेक्निक्स को काम में कौन सी को लेंगे, उसका निर्धारण या निर्माण यहाँ पर हम करते हैं। हमें प्रश्नावली काम में ले ली, हमें अनुसूची काम में लेनी है, हमें अवलोकन करना है, हमें वैयक्तिक अध्ययन पद्धति काम में लेनी है, हमें प्रमापन की जो पद्धतियाँ हैं वो काम में लेनी है। कौन सी अध्ययन पद्धति को हम काम में लेंगे, यहाँ वह निर्धारण होता है। अब नए अगला जो चरण है जिससे आज हमें शुरू करना है, वो चरण है अध्ययन उपकरणों व प्रविधियों का परीक्षण। जिन अध्ययन उपकरणों एवं प्रविधियों को अनुसंधित विषय की प्रकृति और सूचनादाताओं की प्रकृति और उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमने चयनित किया है, निर्मित किया है, वो व्यवहार में कितने उपयोगी हैं, कितने सफल हैं, ये परीक्षण उस अनुसंधान क्षेत्र में सूचनाओं का संकलन करके, प्रारंभिक रूप से सूचनाओं का संकलन करके हम ये तय करते हैं कि वास्तव में ये उपकरण सही हैं, ये उपकरण यथोचित हैं। अगर किसी विशेष उपकरण के माध्यम से सूचनाओं के संकलन में कोई कठिनाई आती है तो किसी दूसरे उपकरण को भी उसके स्थान पर काम में लिया जा सकता है। तो अध्ययन के जो उपकरण व प्रविधि हमने चुनी थी, उनका परीक्षण 10वें बिंदु पर हम करते हैं। अब हमारे लिए अनुसंधान का विषय निर्धारित है। जिस क्षेत्र में हमें अनुसंधान करना है वो क्षेत्र निर्धारित है। उस अनुसंधान से संबंधित जो पहले अध्ययन हो चुके हैं उनकी हमें जानकारी है। हमने उस अनुसंधान क्षेत्र में जाकर ये देख लिया है कि कैसे कैसे सूचनाएं कौन कौन सी हमें उपलब्ध हो सकती हैं, इकाइयां किस प्रकार की हैं, वे हेट्रोजीनस हैं या होमोजीनस हैं, ये हमने देख लिया है। जो अनुसंधान का विषय है उसकी इकाइयों को हमने स्पष्ट और परिभाषित कर दिया है। फिर हमने प्राकल्पना का निर्माण कर लिया है। परीक्षण के लिए सूचनाओं के स्रोत का निर्धारण हमने कर लिया है। अनुसंधान की पद्धति संगणना या प्रतिदर्श कौन सी होगी वो भी हमने तय कर ली है। जो उपकरण और प्रविधियां जिनके माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया जाना है वो भी हमारे द्वारा निर्मित भी हो गए हैं और वो टेस्टेड भी हमने कर लिए हैं। अब मुख्य कार्य प्रारंभ होगा सूचनाओं के संकलन का, दत्त संकलन का या तथ्य संकलन का। पहले भी हमने चर्चा की है कि जो डाटा है उसका हिंदी अनुवाद दत्त होता है। ये दत्त बहुवचन और एक वचन दोनों है। अंग्रेजी में एक वचन डेटम होता है, DATUM, और डाटा बहुवचन होता है। तो हम यहाँ डाटा का हिंदी अनुवाद दत्त शब्द काम में लेंगे, क्योंकि तथ्य को अंग्रेजी में फैक्ट कहते हैं। फैक्ट और डाटा में अंतर होता है, इसलिए हम यहाँ काम में ले रहे हैं दत्त संकलन। जो सूचनाएं चयनित अध्ययन क्षेत्र से, चयनित इकाइयों से प्राप्त की जानी है, जो टूल्स और टेक्निक्स हमने टेस्ट किए हैं उनके माध्यम से, अब वहाँ उन चयनित इकाइयों से संपर्क स्थापित करके उन टूल्स और टेक्निक्स के माध्यम से सूचनाओं का संकलन यहाँ प्रारंभ कर दिया जाता है। तो सूचनाओं के संकलन का या दत्त संकलन का ये अनुसंधान का 11वां चरण या सोपान है। दत्त संकलन करने के बाद में अगले चरण के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। 12वां जिसको हम कहते हैं वो है दत्त संगठन, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। दत्त संगठन में मुख्य रूप से जो दत्त हमने संकलित किए हैं उनका संपादन अर्थात एडिटिंग, सांकेतीकरण, कोडिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एवं सारणीकरण, टेबुलेशन, ये प्रक्रियाएं प्रमुख होती हैं। तो जिस डाटा ऑर्गेनाइजेशन या दत्त संगठन की बात करते हैं उसमें हम संकलित की गई सूचनाओं या दत्तों को विभिन्न विशेषताओं, उनकी प्रवृत्ति और लक्षणों, गुणों के आधार पर उनको संपादित करते हैं। उनको संकेत प्रदान करना कहीं आवश्यक है तो उनका सांकेतीकरण करते हैं। फिर विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं और फिर सारणी में उनको जो विशेषताएं हमने निर्धारित की हैं उन विशेषताओं के आधार पर रखते हैं। तो ये दत्तों का संगठन करने का एक महत्वपूर्ण कार्य 12वां चरण है अनुसंधान का।
फिर 13वां चरण है जो हमने अभी तक दत्त संगठन किया है, उस संगठन के बाद में हम डाटा एनालिसिस करेंगे और इस डाटा एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन का कार्य किया जाएगा, अर्थात दत्त विश्लेषण का निर्वचन कि हमने जो सूचनाएं संकलित की हैं वे सूचनाएं उस अनुसंधित विषय के संदर्भ में क्या कहती हैं, क्या उससे स्पष्ट होता है, ये कार्य हम 13वें चरण में करेंगे। फिर 14वां चरण आता है। 14वें चरण में हमने अभी तक जो अध्ययन किया है उस अध्ययन को प्रामाणिक बनाने के लिए, उस अध्ययन को दूसरे लोगों के लिए स्पष्ट करने के लिए और उसकी जो वैलिडिटी है, परिशुद्धता है, प्रामाणिकता है, वो अच्छी हो, उच्च हो, उसके लिए यहाँ हम कार्य करते हैं 14वें चरण में। और उसमें करते क्या हैं, विशिष्ट कथनों, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो रेफरेंसेज, संदर्भों, पाद टिप्पणियाँ, फुटनोट्स, उनका चयन करते हैं, फिर उनका उपयोग करते हैं। जो पहले के अध्ययन हो चुके हैं उन अध्ययनों का इस्तेमाल अब हम यहाँ पे करते हैं। हमारे द्वारा किए गए अध्ययन की बातों का समर्थन या विरोध जहाँ जहाँ कहीं भी होता है वहाँ उसको हम फुटनोट्स के रूप में, और जहाँ से हमने सूचनाएं एकत्र की हैं उनको रेफरेंसेस के रूप में, किसी दूसरे अध्ययनकर्ता ने, अनुसंधानकर्ता ने पहले जो कुछ कहा है उनके जो स्पेशल कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के संदर्भ में, या जो अध्ययन की गई इकाइयों के कमेंट्स हैं उनके कमेंट्स को यहाँ हम सम्मिलित करते हैं, जिससे हमारा अध्ययन प्रामाणिक और विश्वसनीय होगा सभी के लिए। तो ये 14वां चरण है। 15वां चरण कि हमने जो समस्या या विषय अध्ययन हेतु चुना था, अब यहाँ पर हम उससे संदर्भित जो प्राकल्पना का निर्माण हमने 6ठे चरण में किया था उसका सत्यापन करने का प्रयास करते हैं। हमने जो डाटा एनालिसिस करके उसका इंटरप्रिटेशन किया है वो इंटरप्रिटेशन अब या तो सही सिद्ध करेगा हमारे अध्ययन को, प्राकल्पनाओं को सही सिद्ध करेगा हमारे अध्ययन के माध्यम से, या प्राकल्पनाओं में कहीं सुधार के लिए प्रस्तुतिकरण होगा, अथवा प्राकल्पनाएं मिथ्या प्राकल्पना हो सकती हैं। तो जो हमारे निष्कर्ष आए हैं उन निष्कर्ष के आधार पर हम यहाँ पर प्राकल्पना सही है या गलत है उसको जांचने का प्रयास करते हैं। ये 15वां चरण था। 16वां और जो महत्वपूर्ण चरण है वो है हमने जो अध्ययन किया है विषय निर्वाचन से लेकर यहाँ तक, उसके आधार पर अब हम जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, और उस सामान्यीकरण के माध्यम से एक सिद्धांत या नियम की प्रतिस्थापना होगी कि हमारे अध्ययन में जो ये समस्या या विषय थी, उस समस्या या विषय को लेकर हमने जिस अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया था उस अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित पद्धति को अपनाते हुए जो टूल्स और टेक्निक्स, जो अध्ययन के उपकरण और प्रविधि हमने निर्मित किए थे और उनका टेस्टिंग हमने किया था, उनका परीक्षण हमने किया था, उसके आधार पर हमने सूचनाओं का संकलन किया और उन संकलित सूचनाओं से इस तरह के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जो समान परिस्थितियों में दूसरे समूहों पर भी लागू होने की उनकी संभावना अधिकतम है। इस तरह के सिद्धांत, सामान्यीकरण, नियम प्रतिस्थापित करने का प्रयास अनुसंधान के 16वें चरण में किया जाता है। अब जो बात हमने करी थी 14वें चरण में कि अनुसंधान की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता में वृद्धि करने के लिए हम विशिष्ट कथनों, पाद टिप्पणियों, संदर्भों का चयन और उनका उल्लेख करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अब यहाँ हम करेंगे 17वें बिंदु पर संदर्भ सूची का विकास। हमने हमारे अध्ययन में जिन जिन से सहयोग लिया है, जहाँ जहाँ से हमें सूचनाएं मिली हैं, वो चाहे पहले के अध्ययन हो या वर्तमान समय में उस विषय से संबंधित कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं उपलब्ध है वो हो, अथवा कहीं पे कोई और कोई खुदाई में कोई इस तरह की सूचनाएं मिली हों, या फिर जो जीवित स्रोत हैं वो हों, उन सबको हम संदर्भ सूची के अंतर्गत लेंगे। हम इसका अभिप्राय ये हो गया कि हमने अपने अध्ययन में जहाँ जहाँ से सहयोग प्राप्त किया है, जो साहित्यिक
मटेरियल है, जो साहित्यिक सामग्री है, उस सामग्री को लेने में जहाँ जहाँ से हमने सहयोग प्राप्त हुआ है उसको हम संदर्भ सूची के अंतर्गत लिखेंगे। वो पत्र पत्रिकाएं हो सकते हैं, पीरियडिकल्स हो सकते हैं, रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, वो किसी अनुसंधान समूह के जो प्रेजेंटेशन हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रतिवेदन है, रिसर्च रिपोर्ट हैं, वो हो सकते हैं, उनका हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। और अंतिम जो चरण है वो है अनुसंधान प्रतिवेदन। अब हमारा अनुसंधान पूर्ण है, उसको हम एक रिपोर्ट के रूप में लिपिबद्ध करके प्रस्तुत करेंगे किसी संस्था को, उस समूह को, दूसरे लोग जो उसको काम में लेना चाहते हैं उनके लिए हम उसको प्रकाशित करेंगे, उनके लिए हम उसको लिपिबद्ध करेंगे। तो इस तरह से अनुसंधान कार्य विषय निर्वाचन से लेके अनुसंधान प्रतिवेदन तक 18 चरणों में पूर्ण होता है। धन्यवाद।